तो आज हमें स्टार्ट करना है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ठीक है, इट्स योर 11th चैप्टर फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या होता है? आप ह्यूमन मींस ह्यूमन में क्या चीज है जिसको एज इट इज कैपिटल फॉर्मेशन समझा जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, नॉलेज हैज प्लेयड वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, जो नॉलेज है, जो हमारे पास ज्ञान है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ह्यूमन माइंड के लिए। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन। एजुकेशन, लर्निंग एंड ट्रेनिंग कैन बी गेन्ड एंड स्प्रेड थ्रू वेरियस मीन्स लाइक म्यूजिक, बुक्स, मूवीज, लेक्चर्स एक्सेट्रा। ठीक है, हम अपनी नॉलेज को एनहेंस कैसे कर सकते हैं? मूवीज के थ्रू, बुक्स के थ्रू, ठीक है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू। ठीक है, फर्दर हम कोई लेक्चर ले रहे हैं, फर्दर हम कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिससे हम अपनी नॉलेज को एनहेंस करते हैं। It has already been proved that the businessmen initiated by the educated and skilled individuals are always more productive than this that started by the unskilled persons. मतलब इसमें ये प्रूव किया गया है कि अगर एक बिजनेसमैन, जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर एक बिजनेसमैन जो है वो एजुकेटेड है, ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन करके बताया गया है कि अगर एक बिजनेसमैन एजुकेटेड है तो वो अपने बिजनेस को एक बहुत अच्छे वे से रन करेगा। उसी कंपैरिजन में एक अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस में कंपैरेटिवली उसके इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इट हैज ऑलरेडी बीन प्रूव्ड दैट द बिजनेसमैन इनिशिएटेड बाय द एजुकेटेड एंड स्किल्ड इंडिविजुअल्स आर ऑलवेज मोर प्रोडक्टिव than that started by the unskilled persons। ठीक है, जो एक अनस्किल्ड वर्कर स्टार्ट करेगा और जो एक स्किल्ड मतलब जो पूरी तरह से ट्रेंड है, जिसको डिजिटल नॉलेज पूरी है, ठीक है, और इनोवेटिव वे से वो अपने बिजनेस को रन कर रहा है, वो मोर प्रोग्रेसिव होगा एज कंपेयर टू अनस्किल्ड पर्सन। Therefore, income earned by the skilled person is more than that of unskilled persons. Similarly, the contribution to the nation economy is more from the skilled person than that from the little। तो इसमें यही क्लियर हुआ है कि जो एक नेशन को, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं जहाँ पे जो स्किल्ड पर्सन हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं नेशन को एज कंपेयर टू अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड पर्सन। ठीक है, वो एक लाइक इंडिया की प्रोग्रेस के बारे में सोचता है, वो इनोवेटिव टेक्निक्स को यहाँ पे यूज करता है, जिससे वो इनोवेटिव वे से टेक्निक्स के थ्रू अपने बिजनेस को, अपनी इंडिया की डेवलपमेंट में वो एक पार्ट प्ले करता है। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि स्किल्ड एंड एजुकेटेड पर्संस कितने हैं एक इकोनॉमी में, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कि ह्यूमन माइंड कैसा है, ह्यूमन माइंड स्किल्ड है, ठीक है, वो ज्यादा प्रोग्रेसिव वे से अपनी इकोनॉमी को चला सकता है, ठीक है, उसके बारे में सोच सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है, एक पॉजिटिव वे के साथ वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकता है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का आपको आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती क्या है। ठीक है, अब फर्दर आ जाओ, किसके सोर्सेज कौन कौन से हैं जिसके थ्रू हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को अटेन करते हैं। मोस्ट सोर्स क्या है आपके पास? एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन इन्वेस्टमेंट इज recognized as one of the main source of human capital along with other sources like health, migration, on job training and information। ठीक है, अब इसको लेट्स वन बाय वन हम इसको डिकोड करेंगे। ठीक है, फर्स्टली क्या है, एजुकेशन में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल में वो एक मेन पार्ट प्ले करता है। उसके बाद हमारे पास हेल्थ आएगी, माइग्रेशन आएगा, अगर जॉब ऑन जॉब ट्रेनिंग्स दी जाती है वो भी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ही होती है, क्योंकि ऑन जॉब हमें कोई ट्रेनिंग दी गई, हमारी स्किल्ड में और इम्प्रूवमेंट की गई, जिससे हम और अच्छे वे से अपने वर्किंग को और लाइक फ्रूटफुल वे से हम उसको कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। द मोस्ट पावरफुल वे टू इम्प्रूव एंड एक्सपैंड द फ्रूटफुल वर्कफोर्स इन द स्टेट इज बाय नर्चरिंग एंड बिल्डिंग अप द एजुकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स का मतलब जितने भी हमारे यहाँ पे लेबर हैं हमारी स्टेट के, अगर वो अच्छे वे से सोच सकते हैं, जैसे अगर वो कोई एजुकेटेड है, ठीक है, उसका ब्रेनिंग सिस्टम कुछ अच्छे वे से प्रोग्रेसिव वे से वर्क करेगा। ठीक है, तो इसीलिए
जो मोस्ट पावरफुल एंड वे टू इम्प्रूव, अगर अपनी आप वर्क फोर्स को, जो आपके लेबर्स हैं, वो ज्यादा एक्सप्रेसिव वे से, फ्रूटफुल वे से अपने काम को, अपनी पोजीशन को समझ के अपना काम करें, तो इससे क्या होगा, जो द मोस्ट पावरफुल वे टू इम्प्रूव एंड एक्सपैंड द फ्रूटफुल वर्कफोर्स इन द स्टेट इज बाय नर्चरिंग एंड बिल्डिंग अप द एजुकेशन सिस्टम। तो इससे सबसे पहले है कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। So it is acknowledged that as the root of human capital formation, that is the reason why the parents and also the government spend more on education. तो कह रहे इसको एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, इट इज एक्नॉलेज्ड कि ये रूट, अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें सबसे पहले पेरेंट्स को या गवर्नमेंट को एजुकेशन में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एजुकेशन सेक्टर की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। अगर एक कंट्री के जितने एजुकेटेड लोग ज्यादा होंगे, उस कंट्री की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और उसकी डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप ऐसे ही इंडिया और जापान को कंपेयर करके देख लो, तो जापान में जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल बेसिस से उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, तो वो बहुत अच्छे से डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर आप इंडिया में देखो, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स भी हैं, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, जिस वजह से जो इंडिया है अभी भी वो एक डेवलपिंग स्टेट है, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट इसके लिए जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लाया है, जिसमें उन्होंने कुछ बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसके थ्रू उन्होंने ये मेंशन किया है कि जैसे हम प्रीवियस मतलब बहुत सालों पहले हम जो एजुकेशन में 6% ही, जीडीपी का सिर्फ 6% कॉन्ट्रीब्यूशन है जो एजुकेशन सेक्टर में किया जाता है, ठीक है। अब उसको इंक्रीज करके 12% कर दिया गया है आफ्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो फ्यू ऑब्जेक्टिव्स व्हाई इंडिविजुअल एंड स्टेट इन्वेस्टमेंट इज मोर इन एजुकेशन आर, ठीक है। इसके लिए फ्यू ऑब्जेक्टिव्स लिए गए हैं कि कैसे, मतलब एजुकेशन के थ्रू, जैसे टू डेवलप देयर फ्यूचर इनकम, ठीक है। जैसे देखो एजुकेशन, अगर एक पर्सन एजुकेटेड है तो उससे क्या होता है, उसकी जो फ्यूचर इनकम है वो बढ़ जाती है, वो मोस्ट ज्यादा प्रोडक्टिव वे से काम करेगा, उसको जो इंसेंटिव्स है ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। वो एक काम के साथ वो अपने घर वाले कामों को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है, तो उससे क्या होता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे उसकी लाइक स्केल बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप गुड़गांव वाली साइड्स पे चले जाओ, तो वहां पे क्या होता है, जैसे जैसे एक पर्सन एफिशिएंट वे से वर्क कर रहा है, तो उसकी स्केल उसके अकॉर्डिंग एनहेंस होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, इससे क्या है, टू डेवलप देयर फ्यूचर इनकम, उनकी फ्यूचर इनकम बढ़ेगी। टू बिल्ड मैन पावर एंड हेंस देयर टेक्निकल स्किल्स, अगर उनको ड्यूरिंग जॉब भी ट्रेनिंग दी जाती है, तो उससे क्या है, एक मैन पावर की टेक्निकल स्किल्स में इंप्रूवमेंट आती है। तो इससे क्या है, टू इम्प्रूव वर्कर प्रोडक्टिविटी हेंस रिजल्टिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे उनका इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है, ठीक है। आगे हम फर्दर देखते हैं, हमारे पास है टू डेवलप देयर फ्यूचर इनकम, टू बिल्ड technical skills to improve workers productivity, hence resulting in economic growth, ठीक है। देखो, टू डेवलप देयर फ्यूचर इनकम हो गया, फिर उसके बाद टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बाय रिड्यूसिंग द बर्थ रेट एंड मेकिंग मैक्सिमम रिसोर्स अवेलेबल पर पर्सन, ठीक है। अगर पर्सन एजुकेटेड होंगे तो उससे क्या है, उनको पता है कि हमें कि मतलब ज्यादा जैसे बर्थ रेट को कैसे कंट्रोल करना है, उनको काफी चीजों की नॉलेज होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, बर्थ रेट में कंट्रोल आए, ठीक है। उनको पता है कि कैसी यूज करनी है जिससे बर्थ रेट है वो कम हो, और मेकिंग, जब बर्थ रेट ज्यादा हो जाता है वहां पे पॉवर्टी ज्यादा हो जाती है, तो पॉवर्टी इज अ मेन ड्रॉबैक इन, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री का जो मेन ड्रॉबैक है वो पॉवर्टी है। तो इसके लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ को रेट को कंट्रोल करने के लिए रिड्यूस करना चाहिए बर्थ रेट को एंड मेकिंग मैक्सिमम रिसोर्स अवेलेबल पर पर्सन, वो किसकी, अगर knowledge and education can be transferred to others, ठीक है। नॉलेज और जो एजुकेशन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ट्रांसफर होती है। अगर सपोज कर लो जिसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, वो अच्छे वे से अपने बच्चों को गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है। वो आगे फर्दर ये एक, अगर एजुकेशन में एक पर्सन
इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका उसकी पूरी फैमिली उसका बेनिफिट उठा रही है। अगर एक घर में एक फीमेल एजुकेटेड है तो ऐसे प्रोडक्टिव वे से अपने घर को संभाल सकती है। तो नॉलेज एंड एजुकेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड टू अदर्स रिजल्टिंग इन सोशल एडवांटेज इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ। और हेल्थ इंप्रूव को पता है हमें हेल्थ से रिलेटेड कैसी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, हमें हेल्थ हाइजीन के कंसेप्ट को कैसे अपने लाइफ में प्रैक्टिकली यूज करना चाहिए। ये सारी चीजें एक एजुकेटेड, जिसके पास जो एजुकेटेड पर्सन है उसमें एक अच्छी समझ आ जाती है थ्रू द एजुकेशन प्रोसेस। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर हुई कि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन के थ्रू कौन कौन से चीजों में इंप्रूवमेंट आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं द सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट हमने किया एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर को फर्दर आप एक्सप्लेन कर सकते अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इससे क्या होगा, एक फ्यूचर इनकम इंक्रीज होगी, उनकी टेक्निकल स्किल्स इंक्रीज होगी, एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, उसमें एक समझदारी आएगी, सेंस होगी, जिसके थ्रू वो क्या है वो सोचेगा कि हमें जो बर्थ रेट है उसको कैसे कंट्रोल करना है। उससे क्या है, मैक्सिमम जो रिसोर्सेज हो जाएंगे, वो मैक्सिमम अवेलेबल रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, पॉपुलेशन कम होगी तो हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे। ठीक है, और नॉलेज एंड एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होती है। ठीक है, और हम सेकंड देख रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सेकंड सोर्स क्या है, हेल्थ सेक्टर। अ पर्सन हु इज अनवेल विल एब्सोल्युटली इनफिल्स प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जो पर्सन नहीं ठीक है, ठीक है, जो जिसकी हेल्थ प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो, जिसे काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो हेल्थ सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करना एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। अगर एक कंट्री के लोग जितने ज्यादा हेल्दी होंगे, जितने ज्यादा हेल्दी होंगे, उनका ब्रेन उतने अच्छे वे से वर्किंग करेगा। ठीक है, अ पर्सन हु इज अनवेल विल एब्सोल्युटली इनफिल्स प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अगर एक पर्सन ठीक नहीं है तो उसकी प्रोडक्टिविटी पे भी फर्क पड़ेगा। फ्यू हेल्थ रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स आर प्रोवाइडेड क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, थेरोपैटिक मेडिसिन जो जो जरूरी मेडिसिन वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है आपके पास माइग्रेशन। एन इंडिविजुअल टू गेट हायर सैलरीज, गुड जॉब्स माइग्रेट फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस टू अनदर प्लेस। देखो, माइग्रेशन में क्या आ जाता है कि कई पर्सन ऐसे होते हैं जो हायर सैलरीज के लिए, ठीक है, वो इंडस्ट्रियल एरियाज में चले जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग जैसे यहाँ से भी मतलब बहुत सारे, आपने पंजाब से भी बहुत सारे जो टेक्निकल एजुकेशन लेके, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल सेक्टर बहुत कम है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज देखो तो टेक्निकल सेक्टर्स कम है। आईटी डिपार्टमेंट्स के काफी लोग जो है वो गुड़गांव में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, एन इंडिविजुअल टू गेट हायर सैलरीज लेने के लिए वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। गुड जॉब्स माइग्रेट फ्रॉम द नेटिव प्लेस जहाँ पे उनका बर्थ हुआ है, to another place. In India, unemployment is the reason for rural urban migrations. तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का कारण ही ये है कि वो रूरल एरियाज में लोग नहीं रहना चाहते, एरियाज में माइग्रेट होते हैं। अदर अनक्वालिफाइड इंडिविजुअल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स migrate from one country to another in search of better opportunities. और यहाँ पे कोई इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, तो उनको लगता है कि हमारे पास इतने अच्छे सोर्स, तो हम इतनी ज्यादा यहाँ पे अपने बिजनेस को अच्छे वे से रन नहीं कर सकते, इंडिया में इतनी डेवलपमेंट नहीं है, या हमने जितने अपने एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट की है उतना हमें प्रॉफिट नहीं मिला। वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, जैसे यहाँ पे भी बहुत लोग बहुत ज्यादा अच्छी स्किल्ड एजुकेशन लेके फॉरेन में चले जाते हैं, कनाडा में सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या है कि माइग्रेशन इज अ मेन पार्ट। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जो माइग्रेट सेकंड मेजर कंट्रीब्यूशन ये था कि ह्यूमन हेल्थ के बारे में। ठीक है, क्या हो गया, हाँ जी बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब अपना अपना माइक ऑफ कर लो। हाँ जी पवनदीप, अपना माइक। पवनदीप,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे है द इंक्रीज इनकम इन बोथ सिचुएशन माइग्रेशन इन्वॉल्व। जब एक पर्सन दूसरी जगह पे जा रहा है तो उसमें क्या है, सबसे पहले वो जैसे जा रहा है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, वहां पे रह रहा है, अगर वो एक इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहा है, आप विलेज एरिया में रहो वहां पे आपको चीजें सस्ती मिलती हैं। अगर यहाँ से कोई पर्सन गुड़गांव वाली साइड में शिफ्ट हो जाए और वहां पे जो अकोमोडेशन ही है वो बहुत महंगा मिलता है, ठीक है, वो सारी चीजें उसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द माइग्रेटेड प्लेसेस आर मच हायर देन कंपैरेटिवली इन रूरल एरियाज। अगर आप रूरल एरियाज में देखो तो वहाँ पे जो माइग्रेटेड जो मतलब उनका बेसिक अकोमोडेशन चार्जेस हैं वो कम है। यहाँ अगर आप नॉर्मल सा एक्सप्लेन कर लो, अगर आप बहुत लोग जो चंडीगढ़ में चले जाते हैं, चंडीगढ़ का जो अकोमोडेशन रेट है दैट इज मच हायर देन इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं जब हम माइग्रेट होते हैं एक स्टेट से अनदर स्टेट, एक कंट्री से अनदर कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है द इंक्रीज इनकम इन द न्यू प्लेस एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ माइग्रेशन। तो अगर उनकी इनकम इंक्रीज भी हो जाती है, वहां पे उनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उनको ज्यादा मिल रही है, तो न्यू प्लेसेस एक्सीड द वैल्यू ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन की वैल्यू वो एक्सीड, इन्वेस्टमेंट इन माइग्रेशन इज अनदर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर माइग्रेट होते हैं एक पर्सन, इसमें ये फायदा है कि अगर हमारे ही इंडिया के रूरल लोग जो अर्बन एरियाज में जा रहे हैं वो वहाँ पे अच्छी स्किल्स ले रहे हैं, ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, उसके थ्रू वो अपने वर्क को बहुत अच्छे वे से कर रहे हैं, तो ये भी एक अनदर वे है कि अगर हम जितना ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, एक कि माइग्रेशन के लिए उनको हेल्प करेंगे, एक जगह से अगर वो दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो गवर्नमेंट उनके लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेगी, तो उसमें क्या है कि वो अच्छे वे से, प्रोडक्टिव वे से अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर वो इनकम को इंक्रीज करेंगे, उनकी सेविंग्स बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट है ऑन द जॉब, ठीक है, दिस इज द थर्ड पॉइंट। टू इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी मैनी कंपनीज प्रोवाइड ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। जैसे हमारे कॉलेज में भी समटाइम्स टीचर्स की वर्कशॉप्स होती हैं, उनके वेबिनार्स लगते हैं जिसमें टीचर्स को ट्रेन किया जाता है कि आपने कैसे, किस वे से, अच्छे वे से, जैसे वर्कशॉप्स मतलब पीपीटी के थ्रू को समझाया जाता है कि आपने कैसे, या तो उनको एक कोर्स ज्वाइन करने के लिए बोला जाता है कि आप कोई कोर्स ज्वाइन करो, उसमें आपने ये चीजें सीखनी है कि आपने और कैसे अच्छे वे से अपने लेक्चर एक्सप्लेन करना है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आए, ठीक है। ऐसे ही जॉब्स, ड्यूरिंग जॉब के अकॉर्डिंग उनको जैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, आईटी वाले के रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल कंसीडर कर रही हूँ, जैसे उनको कोई न्यू सॉफ्टवेयर आया तो उसके बारे में उनको ट्रेन किया जाता है, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या होता है, वो एक तो चीज सीखते हैं और साथ में वो अपनी कंपनी के लिए उसको अच्छे वे से करते हैं, जिससे क्या है, उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है। टू इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी, की लेबर और अच्छे वे से काम करे, अच्छे टेक्निक से करे, मैनी कंपनीज प्रोवाइड ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो बहुत सारी कंपनीज जॉब के ड्यूरिंग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। दिस सोर्स ऑफ इनकम इज एक्सपेंसिव, ये जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एक्सपेंसिव है, महंगा है, एंड कंपनीज बेयर ह्यूज एक्सपेंस फॉर प्रोवाइडिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो कंपनी इसके लिए ज्यादा से ज्यादा खर्चा करती है क्योंकि वो जो अपने लाइक उनके वर्कर है, वर्कफोर्स को ज्यादा ट्रेन करना चाहती है। एग्जाम्पल इन हाउस ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग अंडर स्किल सुपरवाइजर, सुपरवाइजर को ट्रेनिंग दी जाती है। ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, कई बार जैसे अब तो काफी चीजें होगी कि ऑनलाइन उनको ट्रेन किया जाता है, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू उनको ट्रेन किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हम जो एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ऑन जो ट्रेनिंग जो दी जाएगी उससे क्या है, अपनी कंट्री की प्रोग्रेस में हेल्प होगी। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन इंफॉर्मेशन, ऑल द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर कोई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है जो हमारी कंट्री के लिए हेल्प कर सकती है, उसके लिए गवर्नमेंट को उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है, एक अनदर सोर्स है। इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद एजुकेशन एंड हेल्थ कैन बी अचीव्ड बाय स्पेंडिंग मोर। कई बार ऐसे होता है ना, कुछ कैंप्स लगाए जाते हैं जिसके थ्रू लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। एजुकेशन कैसे, एजुकेशन सेक्टर के लिए जैसे हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है विलेजेस एरिया में जाके, रूरल एरियाज में जाके, 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, उनको मिड डे फैसिलिटीज मिल सकती हैं, ऐसी चीजें, या हेल्थ रिलेटेड कैंप्स लगते हैं, ठीक है। वो गवर्नमेंट उस पर इन्वेस्टमेंट करती है, वहां पे वो अपना एक खर्चा करती है और फ्री ऑफ कॉस्ट में जो विलेज एरिया है या अर्बन एरियाज है
वहाँ पे लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ऐसी ट्रेनिंग्स में, ऐसी चीजों में जहाँ पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को लोगों तक डिलीवर किया जा सकता है, उसको मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को करनी चाहिए, क्योंकि एक मेन सोर्स है जिससे एक कंट्री की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। यहाँ पे आप बहुत सारे चीजें मेंशन कर सकते हो जिसके थ्रू जो एक एक कंट्री की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू। तो सबसे पहले आपने देखा कि अगर एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है तो कैसे इंप्रूवमेंट होगी, फिर फर्दर हमने डिस्कस किया हेल्थ सेक्टर में अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है तो क्या बेनिफिट होगा। थर्ड वन इज हमने किया कि अगर माइग्रेशन हो रहे हैं पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पे, तो गवर्नमेंट अगर उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी तो लोग ज्यादा अच्छे वे से माइग्रेट होंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, और अपनी ऐसे नहीं होगा कि वो वहाँ पे वो रूरल एरियाज में क्या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अनएम्प्लॉयड ही रह जाते हैं, ठीक है, वो माइग्रेट नहीं होना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि दूसरी एरियाज में जाके खर्चा ज्यादा हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करे तो उनको ऐसा लगेगा कि हमें अपनी जो वर्क एंड एफिशिएंसी है उसको हम अनदर स्टेट में प्रूव करके दिखाएं, तो इससे क्या है अपनी कंट्री की प्रोग्रेस में हेल्प होगी, ठीक है। उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी हमने किया कि जो जॉब ट्रेनिंग है उसके थ्रू जॉब्स में भी हमें अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स दी जाए। गवर्नमेंट अगर इस चीज में इन्वेस्टमेंट करे तो अपनी जो स्किल्ड वर्कर हैं वो और अच्छी स्किल्स के साथ अपनी जो एफिशिएंसी है उसको यूज करेंगे, और ह्यूमन जो प्रोग्रेस है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, वो एक डेवलपमेंट में इंडिया की डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा पार्ट प्रूफ हो सकती है। फिर इन्वेस्टमेंट इन इंफॉर्मेशन, अगर हमें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चाहे हमें कोई साइंटिस्ट जो दूसरी कंट्रीज के आके हमारी कंट्रीज के साइंटिस्ट को कोई ट्रेनिंग देना चाहते हैं, अगर वो दे रहे हैं, उसके लिए हमें गवर्नमेंट को क्या है बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। उनको कुछ मतलब पहले एक अमाउंट पे करना पड़ता है जिसके थ्रू वो हमारे जो इंडिया के साइंटिस्ट है या इंडिया के जो पर्सन है उनको अपनी इंफॉर्मेशन डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें गवर्नमेंट को जो इन्वेस्टमेंट ह्यूज अमाउंट पे करनी चाहिए और करती भी आ रही है गवर्नमेंट काफी चीजों में। कि अभी भी जो उसके ड्रॉबैक्स आप पढ़ोगे कि किस वजह से जो अभी भी हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो क्यों पीछे रह गई। सबसे पहले हमारे पास क्या है प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे फर्स्ट इज क्या है ग्रोथ इन पॉपुलेशन, ठीक है। इंडिया में क्या है सबसे पहले जितना मर्जी गवर्नमेंट क्या है इन्वेस्टमेंट कर रही है लाइक एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड एरिया हैं जहाँ पे लोग एजुकेशन को अटेन नहीं करते, वो लेना नहीं चाहते, या वो जैसे मतलब अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है। उसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, उनकी आगे फर्दर से फर्दर जनरेशन भी अनस्किल्ड लाइक अनएजुकेटेड होती है, और पॉपुलेशन इंक्रीज होने का कारण फर्स्ट क्या है पॉवर्टी, गरीबी सबसे बड़ा कारण है। The rapid rise of population can influence the grade of human capital formation. Mostly in developing countries, it degrade the per capita availability of the present facilities. ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में ये क्या किया जाता है कि उनकी जो अगर एक पर्सन में एक घर में कितने ज्यादा मेंबर्स होंगे तो उनकी जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है प्रेजेंट फैसिलिटीज, उनको फैसिलिटी बहुत कम मिलेगी। सभी करके सभी बच्चों को प्रॉपर फूड हर एक चीज प्रोवाइड नहीं हो सकती अगर उस फैमिली में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा क्राउडेड पर्सन है, बहुत ज्यादा पर्सन हैं। ऐसे ही एक अगर पूरी कंट्री में लगा लो कि एक मतलब जितनी पॉपुलेशन चाहिए उससे बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे लोग हैं जो फैसिलिटीज नहीं ले पाएंगे, ठीक है, फैसिलिटीज कम होंगी, पर्सन ज्यादा होंगे। अ लार्ज पॉपुलेशन इन्वॉल्व्स एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स, अगर लार्ज पॉपुलेशन है उससे क्या है गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ रही है कई सेक्टर्स में। नेक्स्ट है आपके पास लॉन्ग प्रोसेस, द मेथड अप्लाइड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। जैसे बोल तो दिया जाता है कि मतलब लाइक एजुकेशन सेक्टर में जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, ठीक है, अभी भी हमारे पास कर्नाटका एंड दो स्टेट्स थी, ठीक है, तो जिन्होंने ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, ठीक है, ये काफी पहले अभी लॉन्च हो गई है, ठीक है, 2021 में। उसके बाद अभी दो ही स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको फर्दर
आगे प्रोसीड भी किया है। ठीक है, तो अगर जैसे ये चीज अगर फॉरेन कंट्रीज में आती तो उन्होंने इस चीज को अपनी सभी स्टेट्स पे इम्प्लीमेंट करना कर भी देना था अभी तक। ठीक है, इंडिया में क्या है, ये चीजें बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस में होती है, क्योंकि वो अपने एक्स्ट्रा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में ही बिजी रह जाते हैं, जिस वजह से वो इकोनॉमिक चीजों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज स्किल एनहेंसमेंट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा टाइम। और इसमें क्या है, अगर आपने स्किल एनहेंसमेंट करनी है एक कंट्री में, एजुकेशन सेक्टर को या स्किल्स से रिलेटेड चीजों को बढ़ाना है, तो उसमें क्या है, बहुत एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है, एक्स्ट्रा मैन पावर थिंकिंग की जरूरत है। देयरफॉर द प्रोसेस बिकम्स वेरी नॉर्मली स्लो। ठीक है, और अभी भी हम देख रहे हैं ये चीज बहुत ही स्लो चल रही है। नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी एंड हाई रीजनल डिस्पैरिटी। ये दो फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट स्किल्स में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, अगर आप देखो तो इसको एक्सप्लेन वे में करो तो बहुत आपको मैं एक पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पे एक डाटा मैंने मेंशन किया है, उसमें दिखाएंगे कि जो फीमेल्स हैं वो कितनी एजुकेटेड हैं और मेल्स कितने हैं वो कितने एजुकेटेड हैं। ठीक है, अगर आप रीजन वाइज देखो तो जो मतलब कई एरियाज में ऐसे लोग हैं जो रीजनली, जैसे कुछ मुस्लिम हो गए या कोई, मतलब कई एरियाज में ऐसी बात कर रही हूँ जहाँ पे जेंडर इनक्वालिटी को मेंशन किया जाता है, जहाँ पे अभी को डिप्राइव रखा जाता है, एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। ठीक है, इंडिया में ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं या बहुत सारे जो रूरल एरियाज हैं जहाँ पे जेंडर इनक्वालिटी को अभी भी एक मेन पॉइंट रखा जाता है, जिसमें वहाँ सिर्फ मैन जो है वही एजुकेशन को ले सकते हैं, वहाँ पे वुमेन को एजुकेशन नहीं दी जाती। ठीक है, इनसफिशिएंट ऑन जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग में कई ऐसे होता है, जैसे सबसे पहले अब आप देख लो कि इंडिया में हमने, और अगर आप पंजाब में देखो तो एग्रीकल्चर इज द मेन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना चाहते हो तो लाइक विलेजेस एरिया में, रूरल एरियाज में ऐसे मतलब कुछ ट्रेनिंग्स होनी चाहिए जिनके थ्रू लोगों को अवेयर किया जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। बट उनको ये चीजें अभी तक भी नहीं पता है, वो पुराने ही ओल्ड मेथड्स अपने यूज करते जा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू क्या है कि जो उनकी सॉइल की फर्टिलिटी है वो खराब होती जा रही है, और उनकी जो क्रॉप्स है प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं हो पाती। हाइब्रिड जो आपकी उसके सीड्स हैं या उसके फ्रूट्स हैं वो अच्छा नहीं मिल पाता। दैट इज द इनसफिशिएंट है। ठीक है, सबसे पहले जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर, वहाँ पे जितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो बहुत कम होती है। ठीक है, दिस इज द मेन ड्रॉबैक, ये मेन ड्रॉबैक है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। अगर इंडिया में प्रोग्रेस चाहिए तो एजुकेशन सेक्टर जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, जो मेन है, उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ठीक है, हाई पॉवर्टी लेवल इंडिया का क्या है, लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। इंडिया में क्या है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन वो पॉवर्टी लाइन के बिलो है। therefore they do not have easy access to primary health and education। इस वजह से ना तो वो अपनी हेल्थ को प्रॉपर मेंटेन कर पाते हैं, ना ही एजुकेशन को अटेन कर पाते हैं। हेल्थ में भी उनके पास बहुत सारे बच्चे जो है वो माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन के अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर, अगर उनका हेल्थ मैन पावर उनकी स्किल्ड नहीं है, पूरी तरह से वेल नहीं है, तो वो अच्छे वे से अपने काम को नहीं कर पाएंगे। दिस इज द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें और भी एलेबोरेट करके इस टॉपिक को एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, आपको बुक पे भी बहुत अच्छा गिवन है। ठीक है, थ्रू आउट उसको भी एक बार रीड कर लेना। ठीक है, वो सारे पॉइंट्स इसी के साथ कनेक्टेड हैं, मैच करते हैं काफी हद तक। अब हमने करना है इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इन एजुकेशन। ह्यूमन वैल्यूज की एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। when it comes to human values in education, we cannot forget how they can shape the thoughts and action of a child। ठीक है, जब हम देखें कि ह्यूमन वैल्यूज में क्या इम्पोर्टेंस है, ये चीज को कभी नहीं भूल सकते कि जो हमारे थॉट प्रोसेस हैं, जो हमारे एक्शंस हैं एक बच्चे के, वो किस पे डिपेंड करते हैं। अगर वो एक एजुकेटेड फैमिली में है तो उसकी एक बहुत अच्छे वे से उसको नरिश किया जाएगा, उसको बहुत अच्छे वे से पहले ही लाइक उसको ट्रेन किया जाएगा कि उसने कैसे किसी के साथ बात करनी है, कैसे कोई काम को अच्छे वे से, कैसे खाना खाना है, कैसे वो सारी चीजें करनी है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, विच चाइल्ड लर्न फ्रॉम द फैमिली ऑफ एजुकेटेड, मतलब जो एजुकेटेड फैमिली से वो लर्न करेगा वो डिफर करेगा जो एक पुअर फैमिली में रह रहा है और बिल्कुल ही वो डिप्राइव्ड है, उसको उसकी जो फैमिली है वो अपने ही बर्डन्स में, पहले ही टेंशन्स में है, जिस वजह से उसको प्रॉपर
न्यूट्रिशन जो है वो नहीं मिल पाएंगे. दिस इज द रीजन व्हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नाउ गिव स्पेशल फोकस ऑन वैल्यूएशन. तो इसलिए जो मेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे मेन फोकस किस पे किया गया है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन. It helps students become more responsible and sensitive and understand the perspective of life in a better way. तो इससे क्या है हेल्प करता है स्टूडेंट्स को कि वो सेंसिबल समझदार बने, अंडरस्टैंड करें कि उनकी लाइफ में किस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है. चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड दैट अ सक्सेसफुल लाइफ इज बियॉन्ड बीइंग अ गुड पर्सन. ठीक है, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एक सक्सेसफुल लाइफ में एक गुड पर्सन की क्या वैल्यू है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. ठीक है, लाइक अपनी कंट्री के लिए भी वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे. वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन टू चिल्ड्रन टू स्पेयर देयर फ्यूचर्स. ठीक है, और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन अगर उसको पता है कि लाइक उसको अपनी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस का पता है, तो उससे क्या है उसको एक डायरेक्शन मिलेगी कि उसने अपने फ्यूचर को कैसे बिल्डअप करना है, कैसे प्रोग्रेसिव वे से उसने अपने फ्यूचर को बनाना है. Needless to say, it helps in character and personality development. तो अगर आप मेन देखो तो एक एजुकेशन ही है जो एक ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू वो एक प्रोग्रेसिव वे से अपनी लाइफ के बारे में सोचता है और उसकी जो करेक्टर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उसका पार्ट होता है. तो इट इज असेंशियल है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड is the reason why parents must focus on वैल्यू बेस्ड एजुकेशन. तो इसीलिए ये एक एक्सटेंशन एक मतलब होलिस्टिक पार्ट भी है एक चाइल्ड का, और एक मेन रीजन है पेरेंट्स का कि वो ज्यादा किस पे फोकस करते हैं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे. तो विद द प्रोमिडेंट रूल इन मॉडर्न वर्ल्ड, अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड में देखो, एजुकेशन प्ले अ की रोल इन is success and biggest treasure one can achieve in a lifetime. ठीक है, और एक ऐसा पाथ है जिससे वो सक्सेसफुल लाइफ में जाता है. देखो आप एजुकेशन सेक्टर्स में ये चीजें लर्न करते हो कि आपने कोऑपरेशन के साथ कैसे रहना है, आपने सबके साथ कैसे मिलके रहना है, आप बहुत सारी चीजें कि आपने अपने बिजनेस को कैसे वे से किस माइंड से रन करना है कि वो ज्यादा फ्रूटफुल चले. ठीक है, अगर आप यू आर एबल टू लर्न रीड एंड राइट, ठीक है, देन यू कैन मतलब अपने प्रोसीड योर फर्दर फ्यूचर इन अ वेरी फ्रूटफुल वे. ठीक है, तो आप अपना फर्दर फ्यूचर जो है वो बहुत ही फ्रूटफुल वे से उसको यूज कर सकते हो. आपको वे जो है वो इजीली नजर आएंगे, आपको हर एक चीज में एक पॉजिटिव लाइक नजर आएगी. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इट प्रमोट्स नॉलेज एंड अवेयरनेस इन द रूरल एरियाज एंड दस द राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट. ठीक है, अब उसके बाद ऐसे ही एक मतलब एजुकेटर जो है वो क्या करता है, हमारी नॉलेज को प्रमोट करता है, अवेयरनेस करता है रूरल एरियाज में. तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक राइट मेंशन किया था, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, कि ये सबको अधिकार है. ठीक है, कि वो एजुकेशन जरूर लेगा. ठीक है, जस्ट लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर अ पर्सन्स लाइफ as it opens door of employment and provides comfort. ठीक है, जैसे there is a three things which is important for human survival, that is food, shelter and clothing. ठीक है, तो ये तीन चीजों के अलावा education is the most important part of human personality as well as it opens the doors of employment and provides comforts. ठीक है, और ये क्या करता है कि ये एक पर्सन को एक मतलब एम्प्लॉयमेंट की एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर वो अपने लेवल पे भी बिजनेस रन करना चाहता है, अगर वो एजुकेटेड है तो वो उसकी जो ब्रेन है वो एक्स्ट्रा वे से वर्क करेगा एज कम्पेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन. ठीक है, सो इट इंक्रीज अवर इंटेलिजेंस एंड ब्रिंग्स अवेयरनेस टू पीपल. तो इससे क्या है एक ठीक है, और उसमें अवेयरनेस क्रिएट होती है पीपल के बारे में. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर एंड क्वेश्चंस देम एज वेल. कि चीजों को अच्छे से समझेगा और अगर उसको उसमें कुछ गलत नजर आ रहा है तो उसके लिए वो क्वेश्चंस भी करेगा. द बेस्ट वेपन टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम सोसाइटी इज एजुकेशन. ठीक है, अगर आपको लगता है कि पॉवर्टी को कैसे रिमूव किया जा सकता है तो दिस इज द बेस्ट वेपन टू रिमूव पॉवर्टी, दैट इज एजुकेशन. फ्रॉम एथिकल वैल्यूज टू पेइंग अटेंशन टू हेल्थ, education also helps people stay away from superstitious belief.
ठीक है। तो ये एथिकल भी माना जाता है, ठीक है। नैतिक वैल्यूज में भी ये चीज मानी जाती है कि अगर एक पर्सन एजुकेटेड है तो वो सुपरस्टिशियस बिलीव्स में विश्वास नहीं करेगा, वो लाइक वहम भरम में बहुत कम पड़ेगा, वो ज्यादा प्रोडक्टिव वे से, साइंटिफिक वे से अपनी चीजों को सोचेगा। तो वो कि वो किसी ट्रस्ट पे डिपेंडेंट होगा कि वो उसको प्रिडिक्ट करके देगा कि आने वाले टाइम में दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू, फिर वो उस चीज में वो काम को करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, वो अपनी मेहनत पे, अपनी लाइक वर्क, कितनी एफर्ट्स के साथ वो वर्क को करता है उस पे वो बिलीव करेगा। Moreover, it has an immense contribution to the national development of the country. So इसीलिए कहा जाता है कि अगर एजुकेशन सेक्टर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाए तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इमसेंस कॉन्ट्रीब्यूशन है जो एक ह्यूमन डेवलपमेंट और नेशनल की डेवलपमेंट का एक मेन पार्ट बन जाता है। सो डोंट फॉरगेट दैट द नेशनल डिपेंड्स ऑन द थॉट प्रोसेस ऑफ यंगस्टर्स। तो ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि जो यंग लर्नर्स हैं एक कंट्री, वो कितने प्रोग्रेसिव वे से सोचते हैं, वो कैसे सोचेंगे अगर ऑल आर एजुकेटेड, दे थिंक वेल फॉर द कंट्रीज, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। अगर जितने लोग ज्यादा एजुकेटेड हैं वो अपनी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए ज्यादा अच्छे से सोचेंगे। विदाउट गुड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड अवेयरनेस अ नेशन कैन नॉट प्रोग्रेस। अगर एक गुड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगी, नेशन, एक नेशन अच्छे से तरक्की नहीं कर सकता। The standard of living of citizens also depends on the level of education they are getting. ठीक है, अगर एक पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है किसी सिटीजन्स का, वो डिपेंड करता है कि उनका जो एजुकेशन है वो उन्होंने किस वे से ली है और कैसे उन्होंने अपनी एजुकेशन को वैल्यू बेस्ड वे से अपने अंदर अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिकली अपने वे के लिए यूज किया है। तो टू रैप अप इट अप, इन सभी चीजों को देखते हुए द फंक्शन ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी डिनाइड इन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, जो फंक्शन ऑफ एजुकेशन है उसको हम एक ह्यूमन लाइफ को मतलब कभी डिनाई नहीं कर सकते, वो एक पार्ट है। अगर आप सोशलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हो, एक कंट्री की प्रोग्रेस चाहते हो, तो एजुकेशन इज अ मोस्ट फ्रूटफुल और वैल्यूएबल थिंग विच अटेन और विच मेंटेन द लाइक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो एक कंट्री की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को मेंटेन रख सकता है। तो अगर आप इलिटरेसी को लाइक पॉवर्टी को एक खत्म करना चाहते हो किसी कंट्री से, तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय द कंट्री और स्टेट बाय द गवर्नमेंट्स। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट उसको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन उस कंट्री के यंगस्टर्स को प्रोवाइड कर रही है, तो उस कंट्री में जो बहुत जल्दी जो है लाइक पॉवर्टी और इलिटरेसी खत्म हो सकती है। ठीक है, अब द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया इज ग्रोइंग स्विफ्टली विद लार्ज प्राइवेट इंडिविजुअल्स collaborating with the government to develop this sector। तो एजुकेशन सेक्टर को ग्रोथफुल करने के लिए, बहुत ही अच्छे वे से, प्रोग्रेसिव वे से चलाने के लिए, there are many private universities, colleges, schools are open in the locality of the India। और मतलब आप देख लो कि उसकी अनदर स्टेट्स में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एजुकेशन सेक्टर्स प्राइवेटली सेक्टर्स हैं, प्राइवेट भी बन गया है। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंसिडरिंग many steps to enhance the quality of education in India। और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इसके स्टेप्स लिए हैं जिसके थ्रू वो क्या है, एजुकेशन सेक्टर को कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकता है। फर्स्ट क्या है, प्राइमरी एजुकेशन इज इंक्रीजिंग एंड मैनी इंटरनेशनल स्कूल्स आर मेकिंग देयर प्रेजेंस हो रही है। ठीक है, कि मतलब उसमें क्या है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के अंदर आपने देखा है ना कि 0 to 14 years का एवरी चाइल्ड इज अ राइट, फंडामेंटल राइट टू टेक एजुकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स इन फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट स्कूल्स की एजुकेशन मिलती है। ठीक है, तो उसको गवर्नमेंट इम्प्रूव कर रही है, मैनी इंटरनेशनल स्कूल्स बन गए हैं और उसकी प्रेजेंस जो है इंडिया में, उसके थ्रू क्या है, पेरेंट्स आर नाउ willingly enrolling their children into international schools for good quality education straight from the प्राइमरी लेवल्स। ठीक है, तो पेरेंट्स भी बहुत ही मतलब इच्छा से उनको अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल्स में डालते हैं ताकि वो गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, मतलब रूट लेवल से वो एक अच्छी एजुकेशन को, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को मतलब इनहेंस कर सके। इन इंडिया द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन द एजुकेशन सेक्टर इज, ठीक है, फर्स्ट वे है
द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर परसेंटेज कि गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है एजुकेशन सेक्टर में. द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन शोज दैट सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन इन द प्लान ऑफ थिंग्स बिफोर द गवर्नमेंट. ठीक है, फ्रॉम द ईयर 1952 से लेके 2014 तक का डेटा गिवन है. गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर पे कितना पहले 7.92% जो है वो इन्वेस्टमेंट करता था, उससे बढ़ा के उसने कितना कर दिया बेटा 15.7% बढ़ गया है एजुकेशन सेक्टर में. अब आप देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट परसेंटेज. द एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ GDP states that total amount of income being invested in the development of education in the country from the year, अगर आप 1952 से 2014 देखो, the total GDP percentage increases from 0.64 to 4.13. ठीक है, तो इसका जो GDP है वो परसेंटेज इंक्रीज होके कितना हो गया है 0.64 to 4.13. ठीक है, तो मेजर शेयर ऑफ द टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर गोज टू द एलिमेंट्री एजुकेशन. तो ये मेजर शेयर है कि टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन में पहले से बढ़ा है. टर्शरी और हायर एजुकेशन, अगर आप हायर एजुकेशन को देखो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट ने, और एट द लीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ने किसमें इन्वेस्टमेंट किया है, प्राइमरी सेक्टर पे, एजुकेशन पे. जो प्राइमरी आप देखते हो ना, प्राइमरी में 0 to 8 स्टैंडर्ड तक के प्राइमरी स्कूल आते हैं, नर्सरी टू 8 तक. फिर उसके बाद 9, 10, +1, +2 वो आता है सेकेंडरी एजुकेशन. हायर एजुकेशन में जो ग्रेजुएशन हो जाती है या कोई वोकेशनल एजुकेशन हो जाती है, वो सारी चीजें किसमें आती है, हायर एजुकेशन में. थ्रू द स्टेट इन्वेस्ट द लिमिटेड अमाउंट ऑन हायर एजुकेशन. तो स्टेट क्या है, एक स्टेट जो है वो लिमिटेड अमाउंट में हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहा है. इट्स इन्वेस्टमेंट पर स्टूडेंट इज हायर देन ऑफ एट एलिमेंट्री. तो एलिमेंट्री के कंपैरेटिवली जो हायर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया जाता है विद द एम ऑफ प्रमोटिंग एजुकेशन. अगर एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो इनिशिएटेड imposing 2% of education cess on all the union tax. तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि यूनियन टैक्स के थ्रू, जितना भी यूनियन टैक्स का मतलब जो सेंट्रल लेवल पे जितना टैक्स आता है उसका जो 2% लेवल है वो एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है. दिस एजुकेशन सेस टैक्स इज स्पेंट ऑन एनहांसिंग एलिमेंट्री एजुकेशन इन द कंट्री. और ये टैक्स क्यों लिया जाता है कि इसका मेन मोटिव क्या होता है कि एक कंट्री की एलिमेंट्री एजुकेशन सेक्टर को कैसे प्रमोट करना है, उसमें फैसिलिटीज कैसे देनी है, ताकि जो उस विलेज, उस एरियाज के, उस कंट्री के जितने भी पर्सन हैं, ठीक है, वो कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकें. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो इनिशिएटेड वेरियस न्यू लोन स्कीम्स फॉर स्टूडेंट्स who want to pursue higher education. तो गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज भी दी हैं कि अगर कोई हायर एजुकेशन लेना चाहता है तो उनको मतलब बहुत ही मिनिमाइज्ड रेट पे उनको जो इंटरेस्ट लगता है उस पर उनको टैक्स दिया जाता मतलब लोन दिया जाता है. लोन की जो वो पेमेंट है फर्दर जब वो जॉब्स में ड्यूरिंग जॉब वो उसकी पेमेंट भी कर सकते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइमरी सेक्टर पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, प्राइमरी एजुकेशन पे. धीरे धीरे उसने हायर एजुकेशन पे कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट किया, कितने हायर एजुकेशन है उसका एक डेटा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. तो शो दिस स्लाइड्स. ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस कितनी 270, फिर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस कितने हैं 2409, कॉलेज फॉर जनरल एजुकेशन कितने हैं 8737, एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स कितने हैं 1,33,492, एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स को जो आएंगे आपके पास 6 to 8 वो कितने हैं 2,19,626, एंड जो रिकॉग्नाइज्ड प्राइमरी स्कूल्स हैं वो कितने हैं 6,64,041. ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या देखा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पे गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है. ठीक है, उसके बाद अब बाकी जो है ये तो सिर्फ गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट किया है. ठीक है, देयर आर सो मेनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हु गिव्स एजुकेशन, ठीक है, टू ऑल द स्टूडेंट्स. ठीक है, जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट
कॉलेजेस हो गए, प्राइवेट स्कूल्स हो गए, इंटरनेशनल स्कूल्स हो गए, तो वो भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो एजुकेशन अचीवमेंट्स इन इंडिया, आपकी बुक में ये डेटा गिवन है। इन मोस्ट ऑफ द कंट्री द एजुकेशन अचीवमेंट्स आर शोन अकॉर्डिंग टू द अडल्ट लिटरेसी लेवल। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज में जो एजुकेशन अचीवमेंट्स है वो अडल्ट लिटरेसी लेवल से दिखाया जाता है। प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट, कि प्राइमरी लेवल पे कितने परसेंटेज जो लोग हैं वो एजुकेशन को कंप्लीटली ले पाते हैं। द यूथ लिटरेसी रेट, द स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन डिकेड्स इन द एजुकेशन सेक्टर इज गिवन एज। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल के कंपैरिजन है लास्ट मतलब 2 स्लाइड्स का मैंने लिया है, 1950 से 51 और 2018-19 का। तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल कितने थे, 2.23 लाख से वो इंक्रीज होके कितने हो, 12.37 लाख। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल 7.4 थे 1950 में, अब वो इंक्रीज होके 2.76 लाख हो गए। कॉलेजेस 578 थे, इंक्रीज होके कितनी हो गई, 39,931। एंड यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जो अपने आप में कॉलेजेस जो है वो यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग अपने जो है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, वो अभी कितने हैं इंडिया में, 27 से इंक्रीज होके वो कितने हो गए हैं, 993। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स में कितने हैं, थे पहले 19.15 लाख, अब वो बढ़ के कितने हो गए हैं, 17 करोड़। बट इसमें आप देखोगे कि बढ़ आपने कहा कहना है कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पहले कि बहुत कम लोग पढ़ते थे, अब कितने ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं। बट उसके कंपैरेटिवली आप ये भी चीज देखो ना, पहले पॉपुलेशन कितनी थी तो अब पॉपुलेशन कितनी ज्यादा हो गई है। ठीक है, उसमें भी अभी भी बहुत सारे लोग हैं। अगर आप सर्वे करने निकल जाओगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं अभी भी इंडिया में जहाँ पे लोग एजुकेशन को अटेन नहीं कर पाते, ले नहीं पाते। ठीक है, उसके बाद हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स 15.0 है, उससे इंक्रीज होके कितनी हो गई है, 3.2 लाख। और हायर एजुकेशन 3.6 लाख पहले थी, अब वो बढ़ के 346 लाख ही हुई है। ठीक है, अब भी ये मतलब ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई है हायर एजुकेशन। इसमें ये भी चीज आ जाएगी, जो हायर एजुकेशन है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस देते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बहुत कम है अभी भी इंडिया में, जो फिर उस वजह से क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की फीस नहीं पे कर पाते, जिस वजह से जो हायर एजुकेशन है उसमें अब इस साल का जो बजट आया है, तो गवर्नमेंट ने लाइक हायर एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट के बारे में एक प्रोटोकॉल दिया है कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा हायर एजुकेशन में लाइक इन्वेस्टमेंट करना है, कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ज्यादा एक्स्टेब्लिश करने हैं हायर इंस्टीट्यूशन में, लाइक गवर्नमेंट कॉलेजेस, कोई मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे पंजाब में भी एक मेडिकल कॉलेज ओपन होने वाला था। ठीक है, वो उसका भी एक प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। तो वो कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टरेट डिग्री नहीं ले पाते क्योंकि दे दैट इज टू मच कॉस्टली। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट भी इस पे कुछ इनिशिएटिव्स कुछ कर रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, अब भी इंडिया में जो एजुकेशन है एक चैलेंजिंग प्रोपोजिशन है इंडिया की, वो कैसे देखते हैं। फॉलोइंग पॉइंट शो दैट एजुकेशन इन इंडिया इज अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन। फर्स्ट क्या है, लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है। गवर्नमेंट हैज कमिटेड टू स्पेंड नियरली 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन। गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट सिर्फ जीडीपी का 6% ही एजुकेशन पे इन्वेस्ट करती है, बट एक्चुअली इट स्पेंड्स ओनली 3 to 4% ऑफ जीडीपी। एक्चुअली ये चीज मेंशन की जाती है हर साल के बजट में कि गवर्नमेंट इतने परसेंट इन्वेस्ट कर रही है एजुकेशन सेक्टर में, पर उसमें भी बहुत सारी करप्ट पॉलिटिशियंस की वजह से जो वो काफी पैसे खुद ग्रैब कर जाते हैं, और वो सिर्फ थोड़ा बहुत ही कंट्रीब्यूशन है जो जीडीपी का एजुकेशन सेक्टर में करते हैं। सेकंड मोस्ट इज द जेंडर बायस। देयर इज स्टिल अ सिग्निफिकेंट जेंडर बायस। ठीक है, अभी भी कुछ लोगों का जो वो पुरानी चीजों में, पुरानी एथिक्स में बिलीव करते हैं, जिस वजह से वो क्या है, जेंडर बायसनेस अभी भी होती है कि गर्ल्स को पढ़ने नहीं जाने देना, फीमेल्स ने नहीं पढ़ना है। ठीक है, कई एरियाज में अभी भी ये चीजें चलती हैं। दे गेट लेस अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन कंपैरेटिवली मेल। ठीक है, फीमेल्स get less opportunities comparatively male. The enrollment ratio is relatively low for the female candidates and their dropout ratios is very high. तो कई बार ऐसे भी होता है वो ड्रॉप आउट भी कर देती हैं, वो एजुकेशन में चली तो जाती हैं, बट फर्दर देयर आर सर्टेन इश्यूज इन वुमेन। तो वो इस वजह से, जैसे कोई मैरिज हो गई, कोई प्रेगनेंसी आ गई, जिस वजह से तो
कर देती हैं, तो उनकी जो रेशियोज है वो ज्यादा होती हैं। A large number of illiterate persons, about 26% of India's population, live below poverty line. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल हैं, जिस वजह से ड्यू टू दिस दे आर डिप्राइव्ड ऑफ लिटरेसी। तो सबसे पहले लिटरेसी होने का कारण ही ये है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, जिस वजह से वो एजुकेशन अटेन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्राइवेटाइजेशन। There is growing tendency towards privatization of education. It makes education expensive. देखो अब क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ओपन हो रहे हैं और वहां पे जो एजुकेशन लेनी देयर इज टू मच कॉस्टली। ठीक है, और जिस वजह से भी लोग जो है वो एजुकेशन नहीं ले पाते। ये दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से ही बहुत लोग जो है वो एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते। वो पढ़ना तो चाहते हैं बट उनको they are unable to pay the fees of the private institutions. Next है low access level in rural areas. रूरल एरियाज की जो उनका लेवल है, उनका जो लेवल है वो बहुत लो होता है एज कम्पेरेटिवली लाइक अर्बन एरियाज में चले जाओ, या अगर आप यहाँ की कंपैरेटिवली जो रूरल एरियाज में बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ही रूरल एरियाज में एक नॉर्मल से स्कूल्स में पढ़ते हैं। अगर वो अर्बन एरिया के साथ कंपेयर करें तो उनका जो एजुकेशन सेक्टर है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड होगा अर्बन एरियाज का। रूरल एरिया में भी वो उनको नॉर्मल ही एजुकेशन स्किल्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ डिस्पैरिटी, मतलब इनमें डिफरेंस बहुत बड़े लेवल का होता है। access to education, the access level is considerably low for the rural population as compared to the urban population. Next है inadequate vocational education. So due to insufficient of vocational education, the unemployment among the educated young man is increasing. तो सबसे पहले यहाँ पे एक मेन चीज यहाँ पे फोकस की है कि जो लाइक आप किसी फॉरेन कंट्री के साथ कंपैरिजन करो अगर इंडिया में, तो इंडिया में क्या है 12th तक लोगों बच्चे क्या करते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शंस को करते हैं। ठीक है, वो लाइक वोकेशनल एजुकेशन नहीं लेते। वोकेशनल एजुकेशन पे उनको ट्रेन किया जाता है कि आपने मशीन्स को कैसे चलाना है, आपने कोई टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है। ठीक है, तो वो वही चीजें जो है वो फॉरेन में ये इसी चीज को प्रमोट किया जाता है। वो एजुकेशन ही मतलब 12th तक या 12th तक 18 एज तक वो उनको सिर्फ बेसिक्स सिखाते हैं। फर्दर उनको ट्रेन किया जाता है कि उन्होंने मशीन्स कैसे रन करनी है, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, सॉफ्टवेयर्स को कैसे यूज करना है। तो ये यहाँ पे जो ये चीजें हैं बहुत कम है। तो इसी वजह से जो ह्यूमन पॉवर्टी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, वो अभी भी कम है और एजुकेशन एक चैलेंजिंग प्रोपोजिशन है इंडिया में। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को कैसे एनहेंस किया जा सकता है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। एजुकेशन में आप ज्यादा से ज्यादा एक कंट्री कि गवर्नमेंट को एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज लोगों को देनी चाहिए, जॉब ट्रेनिंग्स देनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनको स्किल्स प्रोवाइड करनी चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ये सारी चीजें एक इंडिया, अगर एक इंडिया या कोई और कंट्री जो है अगर अपनी कंट्री को फ्रूटफुल वे से, प्रोग्रेसिव वे से डेवलपमेंट की तरफ अग्रेस करना चाहती है तो उसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। बेटा क्लियर